मदन फल का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है रैंडिया डोमिटोरम या रैंडिया स्पाइनोसम। फैमिली इसकी रूबिएसी है। इसको इंग्लिश में हम एमेटिक नट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें तो चरक ने इसको आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, फलिनी द्रव्य और वामक में रखा है। वहीं सुश्रुत ने इसको ऊर्ध्वांगहर और आरक्वद आदि में रखा है। फिर इसके पर्याय देखें हम तो इसको विष पुष्पक, शल्यक, पिंडी, छर्दन, मदन, श्वसन, करहाट, पिंडफल और इसके अदर पर्याय भी होते हैं कुछ, जैसे पिंडी तक बोलते हैं हम इसको, फल, राट, इसके कुछ अलग पर्याय हैं। अब हम देखते हैं इसको। मदन फल को मदन फल मद्यति रोमहर्ष जन्यति। करहाट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि कंटक युक्त होने के कारण ये हाथों में चुभता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? करहाट बोलते हैं। छर्दन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वमन कर्म में क्या है? उपयोगी है, तो छर्दन छर्ती को बाहर निकाल रहा है। फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं? राठ बोला अभी हमने, कि राठ क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बहुत से रोगों में उपयोगी होता है ये। शल्यक वृक्ष जो है ना इसका, वो कंटक युक्त होता है। पिंडीतक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका फल या बीज होता है ना, वो पिंडाकार होता है, इस वजह से हम इसको पिंडीतक बोलते हैं। फिर क्षेत्रीय नाम में इसको हम मैनफल के नाम से जानते हैं। ये छोटा वृक्ष है। अभी हमने बृहते गंटकारी पढ़ा था, तो वो क्या था? शुभ था। लेकिन ये क्या है? एक वृक्ष है जो कि छोटा वृक्ष है, लगभग ऐसे 30 फुट समथिंग होता है ये। फिर पत्ती को देखें हम तो जो इसके पत्र होते हैं वो 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। जो इसकी पत्ती है ना, वो आगे की साइड में जो इसकी एज है ना, वो ब्लंट होती है, वो अमरूद के जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा हमको। फिर प्रायः इसके ये जो है वो प्रशाखाओं पर समूहबद्ध रहते हैं। इसमें क्या होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे कांटे होते हैं। पुष्प जो है वो पीताभ होते हैं और इसके फल अंडाकार होते हैं। फल तो अंडाकार हो गए, फिर उसकी जो फल मज्जा है ना, फल मज्जा के अंदर में 4 काले बीज होते हैं। एक सैकलाइक होता है जिसमें जो कि बड़ी इलायची के जैसे कृष्ण वर्ण के बीज पाए जाते हैं इसकी फल मज्जा में, जिन्हें मदन फल पिप्पली कहते हैं। अब हमसे ये पूछते हैं वाइवा में कि मदन फल पिप्पली क्या है, तो हम सोचते हैं कि मदन फल पिप्पली फल है, लेकिन मदन फल पिप्पली फल नहीं है। मदन फल पिप्पली क्या है? फल मज्जा के अंदर जो क्या है, बीज मिल रहे हैं हमको कृष्ण वर्ण के, वो है मदन फल पिप्पली। फिर हम इसका देखते हैं उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो समस्त भारत में मिल रही है। रसपंचक क्या है इसका? उष्णवीर्य है, मधुर, तिक्त और कषाय रस है, विपाक में कटु है। लघु वृक्ष के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे जैसे हमारे विष में गुण नहीं होते थे, व्यवायी, विकासी, उष्ण, तीक्ष्ण, तो वो गुण भी इसमें पाए जाते हैं। प्रभाव इसका क्या होता है? वामक होता है। अब कर्म और आमयिक प्रयोग में देखें तो ये कफ वात शामक है, उष्णवीर्य की वजह से कफवात का शमन कर रहा है। वहीं कफवात का तो शमन कर रहा है, लेकिन कफ और पित्त का संशोधक है। फिर हम देखते हैं जो मदन फल होता है ना, उसका यूज़ कफ प्रधान ज्वर हो गया, गुल्म हो गया, शूल और प्रतिशय, इनमें भी होता है। अब रक्त विकारों में मदन फल यूज़ होता है, मेदो रोग में और त्वक रोगों में भी मदन फल का यूज़ देखा जाता है। अब हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखते हैं। तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस में क्या है कि जो इसका वृक्ष है, इसके वृक्ष की छाल का हम बाह्य लेप जो है वो शोधहर, वेदना स्थापन, वेदनाहर, इनमें यूज़ किया जाता है। शोथ को दूर करने के लिए, वेदना को दूर करने के लिए हम इसके वृक्ष की छाल का यूज़ कर रहे हैं, उसका लेप बना रहे हैं, फिर उसमें यूज़ कर रहे हैं। वहीं आम बात में देखें तो आम बात में भी इसकी वृक्ष की छाल का ही लेप कर रहे हैं। फिर अतिसार में क्या हो रहा है? वृक्ष की छाल का काढ़े का आंतरिक यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक यूज़ है कि जो उसका फल या बीज होता है ना, उसको हम कांजी में पीस करके नाभि के चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे कि उदरशूल दूर हो जाता है। कांजी में पीसना है इसके फल को या बीज को, फिर नाभि के चारों तरफ लगा देना है, तो उससे उदरशूल दूर हो जाएगा। इसके
विशिष्ट योग क्या है? मदन फल चूर्ण, मदन आदि लेप, फल पिप्पली चूर्ण, फल मज्जा चूर्ण। प्रयोजांग में हम इसका फल या फिर इसकी फल पिप्पली का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। वमन के लिए इसकी वमनार्थ जो चूर्ण होता है ना, इसके लिए हमको इसकी मात्रा कितनी यूज़ करनी है? 3 से 6 ग्राम। वहीं इसकी जो फल पिप्पली है वो भी 3 से 6 ग्राम। जो इसका फल मज्जा चूर्ण है ना, वो हम 1 से 3 ग्राम यूज़ करते हैं। फिर इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, अब इसका फल यूज़ हो रहा है तो फलों में क्या होता है? टैनिन, पैक्टिन, म्यूसिलेज ये पाए जाते हैं केमिकल कंपोजिशन में। इसका जो मेन केमिकल कंपोजिशन है वो है सैपोनिन। जैसे उसका क्या था? कंटकारी का डायोस्जेनिन, वैसे इसका मेन कंपोनेंट है सैपोनिन। संग्रह विधि, तो इसको हमको कब संग्रह करके रखना है? तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में हमको इसका फल लेना है, उसके फल को ग्रहण करना है। फिर उसको जो कुशपुट होता है ना, उसमें हम बांध लेते हैं और गोबर से लेप कर देते हैं, गोबर से लेप देते हैं। फिर यव आदि के भूसे में रख देते हैं। पहले हमने क्या किया? वसंत और ग्रीष्म में उसका फल लिया, फल लेने के बाद हमने उसको कुशपुट में बांध ले, फिर गोबर से लीप दिया और यव आदि जो भूसा होता है ना, उसमें रखा रहने देते हैं। फिर जब वो मृदु हो जाता है तो उसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम पहले उसको सुखाते हैं, फिर उसमें से उसके बीजों को निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद घी, मधु और दही में घोट करके सुखा लें। फिर उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं। घी, मधु और दही में घोट कर सुखा लेना है, फिर उसको कलेक्ट कर लेना है। फिर वमन के लिए प्रयोग विधि बताई है कि अगर वमन योग्य रोगी है तो हमको जब भी शोधन कराते हैं हम, तो हमें पहले स्नेहन स्वेदन करना पड़ता है। तो हमने वमन योग्य रोगी को क्या किया? पहले स्नेहन स्वेदन कराया। फिर एक रात्रि पूर्व पहले हमने क्या किया? जो उसका कफ उत्क्लेशित आहार था, ऐसा आहार दिया हमने जिससे कि उसका कफ उत्क्लेश होने लगे। जब कफ उत्क्लेशित होने लगेगा तो दूसरे दिन यवागु के साथ में, अब घी पिलाते हैं हम, तो दूसरे दिन यवागु के साथ में घी पिलाकर मदन फल चूर्ण को क्या? मधु, सेंधा नमक उसमें मिलाना है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा पिलाना है ताकि उससे वमन कराएं। तो हमने पहले क्या किया? स्नेहन स्वेदन कराया। एक रात्रि पहले हमने ऐसा आहार दिया उसको जिससे कि उसका कफ उत्क्लेश हो। दूसरे दिन हमने यवागु के साथ में घी पिलाकर मदन फल चूर्ण में क्या मिलाया? मधु, सेंधा नमक मिलाया। फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिलाया जिससे कि हम वमन करा सकें।